अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम असद। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पीरियोडिक टेबल के मतलब काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हासिल की है इस चैप्टर के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अलॉन्ग द पीरियड्स और अलॉन्ग द ग्रुप्स जो है कुछ वेरिएशन शो करेंगी। तो उनके मतलब आज हम डिस्कस करेंगे इस आज के लेक्चर्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एटम जो है ये एक बहुत छोटा पार्टिकल है। एक सिंगल एटम को जो है वो डिटेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो उसका साइज कैसे हम फाइंड करेंगे? तो फिर जो इसके लिए रूल बनाया गया, उन्होंने कहा कि एक सिंगल एटम का तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम करते क्या है जी, दो एटम्स देखते हैं। और दो कौन से एटम्स लेने हैं जी? सिमिलर एटम्स की यहाँ पे बात की जाती है। लेट वी हैव टू एटम्स, टू सिमिलर एटम्स। और वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं, बॉन्ड बना के बैठे हैं। तो उनके न्यूक्लियस, सपोज करें ये न्यूक्लियस है दोनों। अब जो न्यूक्लियस है इनके दरमियान जो डिस्टेंस, दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है जी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है जी। तो अगर हम दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस है इसको बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, और ये बॉन्ड लेंथ जो है ये 2r के इक्वल होती है, ठीक है जी। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 2r के इक्वल है। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दें, बॉन्ड लेंथ, और इसका हम क्या कर दें जी, हाफ कर दें, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ एटम। एटम के रेडियस के इक्वल आएगा। और अगर हमें किसी भी स्फेरिकल चीज का रेडियस पता लग जाता है तो हम उसके साइज के मतलब जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज और है कि एटम को जो है वो हम स्फेरिकल कंसीडर कर लेते हैं। जब हम एटम के साइज को डिफाइन कर रहे होते हैं तब जो है हम उसको स्फेरिकल कंसीडर कर लेते हैं। और दो एडजेसेंट एटम की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि दो एटम्स है बिल्कुल करीब करीब है, उनके दरमियान, उनके जो न्यूक्लियस हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल जो दी गई है आपकी बुक के अंदर जो कोड की गई है वो है जी कार्बन कार्बन। यहाँ पे अगर ये कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है, ठीक है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो है जी इक्वल 154 पिकोमीटर। एक चीज और स्टूडेंट्स, जो बॉन्ड लेंथ है इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज पिकोमीटर। जैसे कोई भी मेजरमेंट है हमारे पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज पिकोमीटर। और पिकोमीटर जो है 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है जी? 1 pm पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू रेज़ पावर -12 मीटर, ठीक है जी। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, अब ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो टोटल डिस्टेंस है। तो अगर हमने एक एटम की कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, 154 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो रेडियस ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा? 77 पिकोमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम रेडियस की, वो 77 पिकोमीटर आ रहा है जी किसके लिए? कार्बन एटम के लिए, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास रेडियस, और रेडियस की बेस पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? साइज ऑफ द एटम को डिफाइन किया जा सकता है। अब देखते हैं जी पीरियड और ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड है जी। तो मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पीरियड की, ट्रेंड इन पीरियड, स्टूडेंट अगर हम पीरियड की बात करें, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, लेफ्ट टू राइट पीरियड की हम बात कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर
तो साइज ऑफ द एटम जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीजेस। स्टूडेंट्स इसकी वजह क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर, साइज ऑफ द एटम जो है वो डिक्रीज कर रहा है। उसके डिक्रीज करने की वजह ये है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। जैसे लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं इट मींस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ रही है इट मींस साइज जो एटम का वो श्रिंक करना शुरू कर देगा। तो इसलिए जब हम मूव करते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है जी, कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड होते जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऐड होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि वो चार्ज जो सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फील करते हैं उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से लेफ्ट से राइट जो है वो साइज क्या कर जाता है जी, डिक्रीज कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। और इसकी वजह मैंने बता दिया कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जी ट्रेंड इन ग्रुप की, ट्रेंड इन ग्रुप, तो स्टूडेंट्स जो ग्रुप है ग्रुप के अंदर जो है वो साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो साइज ऑफ द एटम क्या होता जाता है जी, बढ़ता जाता है। स्टूडेंट साइज बढ़ने की वजह क्या है, यहाँ पे साइज बढ़ने की यहाँ पे वजह ये है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो लिथियम है इसमें 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है, रुबिडियम में 5 है, सीजियम में 6 है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे साइज ऑफ द एटम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस वजह से जब हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या होता है जी, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा होता है। और इसकी वजह क्या है जी, इसकी वजह है जी नए आने वाले शेल्स। जैसे जैसे ऊपर से नीचे मूव करते हैं व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ग्रेजुअली नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से साइज ऑफ द एटम भी क्या हो रहा होता है जी, इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। स्टूडेंट्स तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट देखें, हमने कहा है जी एटॉमिक थ्योरीज के अंदर पढ़ा है जी, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी सेंटर में क्या है जी, न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, रिवॉल्व करते हैं। स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं जी, इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं जी, रिवॉल्व कर रहे होते हैं।
इस तरह से सपोज करें ये हमारे पास कोई एटम है। अब इलेक्ट्रॉन जो है दे आर कॉन्टिन्यूस इन स्टेट ऑफ मोशन। अब सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है जी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब न्यूक्लियस सेंटर में है, अट्रैक्शन सबके ऊपर उसने शो करनी है, सब इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो होता क्या है जी, ये जो इनर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनर शेल्स के अंदर है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इनर शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जी, ये न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज को रिड्यूस कर देते हैं। इफेक्टिव चार्ज का मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो चार्ज, वो अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस सबसे आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाता है, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इनर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ये क्या करेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल रिड्यूस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू द आउटर मोस्ट शेल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को जो कम कर रहे हैं, किसके ऊपर जी, आउटर मोस्ट शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। शील्ड का मतलब क्या जी, रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। इसी फिनोमिना को शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको बोला जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है जी। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या है जी, द रिड्यूस इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू द आउटर मोस्ट शेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द इनर शेल्स। इनर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में कमी आ जाना, किनके ऊपर, सबसे बाहर वाले शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है जी, शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है जी, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट की समझ आ गई है आप लोगों को, आई थिंक। अब हम मूव करते हैं कि इसका ग्रुप और पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड इन पीरियड, पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम पीरियड की बात करें, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स अगर हम पीरियड की बात करें तो सेम रहता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होते हैं पीरियड के अंदर, तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। सेम नंबर ऑफ शेल रहने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है उसके अंदर चेंज नहीं आता। जैसे हम बात करें लिथियम है, लिथियम के बाद बरीलियम है, उसके बाद बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, देन नियोन है। अब जो लिथियम है एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास लिथियम है इसके पास शेल कितने हैं जी, इसके पास भी 2 शेल हैं। बेरिलियम के पास 2 शेल हैं, बोरॉन के पास 2 हैं, इसके पास भी 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 2 हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, चाहे एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम है। अगर नंबर ऑफ शेल सेम है इट मींस कि इनर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आता। लॉन्ग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम ड्यू टू सेम नंबर ऑफ शेल। सेम नंबर ऑफ शेल की वजह से क्या होता है जी, सेम जो है वो शील्डिंग इफेक्ट रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी ग्रुप के अंदर वेरिएशन क्या आता है जी। तो ट्रेंड देखते हैं जी ग्रुप के अंदर क्या चलता है। ट्रेंड इन ग्रुप,
तो स्टूडेंट जब हम ग्रुप की बात करते हैं टॉप टू बॉटम, तो शील्डिंग इफेक्ट increases from top to bottom in a group. स्टूडेंट जब हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एटसेट्रा की बात करते हैं ग्रुप के अंदर, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। लिथियम के पास 2 शेल हैं, सोडियम के पास 3 है, पोटेशियम के पास 4 है, रुबिडियम के पास 5 है, सीजियम के पास 6 है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं इट मीन्स इनर शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल्स में बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल्स में बढ़ रहे हैं इट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर अलोंग द पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है जी? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन इनर शेल्स। ठीक है जी। तो इसके बाद हम मूव करेंगे जी आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ। आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इसको देखते हैं जी। सपोज करें आपके पास कोई एटम है, ठीक है जी। आप एटम के सपोज करें हमारे पास सोडियम एटम है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में, 8 दूसरे वाले में और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम जो है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये Na+ और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, देखें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हैं, अब ये क्यों यहाँ पे रह रहे हैं? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हम रिमूव करना चाह रहे हैं, इट मीन्स हमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कब खत्म कर सकते हैं? जब हम इसको अनस्टेबल कर देंगे। और अनस्टेबल कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो जब हम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देंगे और ये इलेक्ट्रॉन जब इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ये जो एटम है इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तब जो है इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा। ठीक है जी। एटम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है जी। जब वो अनस्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां से इजीली मूव कर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ऑन दी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू दी आउटर मोस्ट शेल। तो सबसे बाहर वाले शेल में से जब हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देना पड़ेगी, उसको क्या बोलेंगे हम? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस आइसोलेटेड एटम। एक सिंगल एटम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ेगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल अभी लिखी है कि सोडियम जो है वो Na+ और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके लिए जो इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज 496 किलो जॉल पर मोल।
कि अगर 1 मोल सोडियम एटम्स होंगे तो उसके लिए 496 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये प्लस साइन के साथ हम शो करते हैं। इसको प्लस साइन के साथ क्यों शो किया जा रहा है? क्योंकि एटम जो है ये गेन कर रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, तो ये थी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसको बोला जाएगा। और अगर कोई एटम है, सपोज करें जैसे मैग्नीशियम है Mg, एटॉमिक नंबर 12, 2 पहले के अंदर, 8 दूसरे के अंदर, और सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम के यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम में यहाँ पे 2। ठीक है जी, तो यहाँ से मैग्नीशियम की जब हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम से जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, मतलब मैग्नीशियम प्लस की फॉर्म में आएगा, तो इसकी ये इस तरह से 1 रह गया। ठीक है जी, 1 रह गया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करेंगे तो ये 2, 8, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। ठीक है, सबसे बाहर वाले में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 0 हो गया। पहले 2 थे, फिर 1 रह गया, फिर 0 हो गया। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाएगा। और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करेंगे उसको जो है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाएगा। ठीक है जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे होंगे। और इसी तरह से अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एल्यूमिनियम की बात करें, उसमें फर्स्ट जाएगा, सेकंड जाएगा, देन थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट विल बी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये थे आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। अब हम इनके ट्रेंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो ट्रेंड है, ट्रेंड इन पीरियड, ट्रेंड इन पीरियड। ठीक है जी, पीरियड के अंदर हम डिस्कस करते हैं जी कि पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। स्टूडेंट्स, तो पीरियड के अंदर जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी? इंक्रीज होती है। इसकी वजह क्या है? वजह आप देखें, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो स्टूडेंट्स होता ये है कि कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है और कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऐड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट मूव करते हुए, इट मींस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्ट्रांग होती जा रही है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्ट्रांग होती जाएगी, इट मींस वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना क्या होता जाएगा? मुश्किल होता जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इट मींस we are to provide a large amount of energy to remove the electron present into the outermost shell। तो इसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी। इसलिए जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है जी? आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम ट्रेंड इन ग्रुप की बात करें, ट्रेंड इन ग्रुप, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी decreases from top to bottom in a group। तो स्टूडेंट्स, जब हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं ग्रुप के अंदर, whenever we move from top to bottom in a group, होता क्या है
नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। मतलब लिथियम है, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके पास 2 शेल है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है जी स्टूडेंट्स, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा इट मींस वो शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का वहां से जंप करना ईजी हो जाएगा। तो हम थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से क्या हो जाएगा जी, रिमूव हो जाएगा। इसलिए ऊपर से नीचे जो है वो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी, कम होती जाती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी और इसके ट्रेंड के हवाले से था। जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। अब ये जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की उसमें से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करवा रहे थे इट मींस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ रही थी, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम करने के लिए हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सके। अब दूसरी तरफ देखें, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, ठीक है, नॉन मेटल्स के अंदर करैक्टर पाया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। जैसे मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ, फ्लोरीन क्या करता है जी, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है जी, फ्लोराइड आयन के अंदर। ठीक है जी, फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसी तरह से हम क्लोरीन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब गेन करना है, अब जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी लेके निकलता है। अब जब वापस आ रहा है किसी एटम के अंदर तो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने क्या करनी है जी, लूज करनी है, क्योंकि उसके पास पहले ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जब उसने एंटर होना है किसी शेल के अंदर तो उसके इक्वल उसको एनर्जी करना पड़ेगी। मतलब ये फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के पहले शेल के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे, ये इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 9 है। एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। अब इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे नहीं था, इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर था। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर था इसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी ज्यादा थी। जब उसने इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे आना है तो उस इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है जी, एनर्जी को इस शेल की एनर्जी के बराबर करना है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी फिर लूज करता है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब वो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एंटर होता है, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोराइड आयन की, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आई थिंक 320 के राउंड अबाउट है जी, 320 किलो जॉल पर मोल के। इसके लगभग है जी एनर्जी
320 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसको शो किया जाता है जी नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको किसके साथ शो करवाया जाता है जी, पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि वहां पे एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो रही होती है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी कब, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एंटर होगा, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोला जा रहा है जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोला जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड देख लेते हैं जी। ट्रेंड इन पीरियड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी increases from left to right in a period। स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं वो इंक्रीज करती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह दोबारा से फिर वही कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं किसी पीरियड के अंदर तो कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं इट मीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इट मीन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होती जा रही है जी, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में इंक्रीमेंट होने की वजह से साइज ऑफ द एटम डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा न्यूक्लियस के करीब आएगा, और जितना न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन आएगा उसको उतनी ही अमाउंट में एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो साइज ऑफ द एटम श्रिंक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के ज्यादा करीब जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप की, ट्रेंड इन ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर जो है इसका क्या ट्रेंड है जी, तो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर जो है टॉप टू बॉटम क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जी डिक्रीज हो रही है। इसके डिक्रीज होने की वजह क्या है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो होता क्या है जी, नंबर ऑफ शेल्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा जी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को क्या कर देंगे जी, कम कर देंगे। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होने की वजह से न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगी। न्यूक्लियस उतनी फोर्स के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा जितनी फोर्स के साथ उसको एक्चुअल करना चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। तो इसलिए जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है। ठीक है जी, तो ये था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा जी, तो उसको हम देखते हैं जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो का वर्ड क्या है, ये इलेक्ट्रॉन से, ठीक है जी। नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को या सिंगल इलेक्ट्रॉन को
अट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज हासिल करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट देखें, एग्जांपल यहाँ पे एक लिखता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। ये क्लोरीन के साथ जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, ठीक है जी। दो एटम है, बॉन्ड जब बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। दो एटम है, हाइड्रोजन और इसके दरमियान, क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन गया। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है जी? एक प्रोटॉन है। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है। इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास 17 प्रोटॉन है। अब इसके पास 17 प्रोटॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या सिंगल प्रोटॉन वाला? जाहिर सी बात है, 17 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की बात नहीं हम कर रहे, यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डिंग हुई है, अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करेंगे। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको क्या बोला जाता है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब यहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच लेंगे। तो हर एक एटम की एक स्पेसिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है जी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी वो वीकली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समझ आ गई जी कि ये क्या है जी? किसी भी एटम की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको क्या बोला जाता है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। अब यहां पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव element in the periodic table. और इसकी जो En वैल्यू है वो En इसकी जो है वो 4.0 के इक्वल होती है ऑन पॉलिंग स्केल, ठीक है जी। तो ये सबसे ज्यादा En वैल्यू शो करने वाला एलिमेंट है फ्लोरीन है जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं जी, ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड चलता है और पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड चलता है। ट्रेंड इन पीरियड तो स्टूडेंट जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे पीरियड में, En value increases from left to right in a period। स्टूडेंट्स तो En वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही है जी? इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी वजह क्या है? वजह फिर इसकी वही है कि लेफ्ट से राइट जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए लेफ्ट से राइट जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ्ट से राइट क्या होती है जी? इंक्रीज होती है। वजह क्या है? वजह यही है कि लेफ्ट से राइट
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, एटम के पास ज्यादा हो जाती है, इसलिए En वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें जी ट्रेंड इन ग्रुप, तो स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं En वैल्यू क्या करेगी जी, En वैल्यू decreases from top to bottom in a group। ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जो है En वैल्यू क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है जी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टिव नहीं कर पाएगा जितनी फोर्स के साथ उसको करना चाहिए। तो इसलिए टॉप टू बॉटम जो है वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से हमारी जो En वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये था जी आज का हमारा लास्ट टॉपिक, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको सारे लेक्चर्स जो है वो मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।